नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत है। यदि आप रेलवे लोको पायलट, टेक्नीशियन या किसी अदर स्टेट की टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? ऑप्शंस हैं करंट ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों, जो द्वितीय कुंडलन जो है, जो जो करंट ट्रांसफार्मर हमारा होता है, जो कि ऑप्शन ए में जो हमें दिया गया है करंट ट्रांसफार्मर, इसकी द्वितीय कुंडलन को हमेशा बंद रखा जाता है। इसका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, द्वितीय कुंडलन को हमेशा बंद क्यों रखा जाता है? जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में कोर का सैचुरेशन एंड हाई इंड्यूस्ड ईएमएफ को खत्म करने के लिए इसकी जो द्वितीयक वाइंडिंग है उसको हमेशा के लिए बंद रखा जाता है। दोस्तों, ये जो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है, धारा ट्रांसफार्मर, ये जो है हाई करंट को मेजर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? हाई करंट को मेजर करने के लिए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? हाई करंट को मेजर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक दूसरा है कि सीटी जो होता है करंट ट्रांसफार्मर, इसको लाइन के किस में जोड़ते हैं दोस्तों? इसको लाइन के सीरीज में जोड़ते हैं हमेशा। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसको लाइन के सीरीज में हमेशा कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, सीटी के ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको नोट करना है। एक तो इसकी द्वितीय कुंडलन जो होती है वो इसके हमेशा हम क्या रखते हैं? इसको बंद रखते हैं, मतलब इसको क्लोज रखते हैं। दूसरा हमारा ये है कि ये हाई करंट को मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका तीसरा कौन सा है इंपॉर्टेंट? इसको हम जो है लाइन के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, एक श्रृंखला लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट के लिए निर्धारित है। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला में जुड़े बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें क्या करना है? हमें टोटल बल्ब कितने कनेक्ट कर सकते हैं हम? एक बल्ब की हमें वोल्टेज की रेटिंग दी है कितनी? 2 वोल्ट। और हमारे पास टोटल वोल्टेज कितने हैं दोस्तों? एसी के टोटल वोल्टेज है हमारे पास 110 वोल्ट। तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों कि हम सीरीज में कितने बल्ब जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए। यहाँ देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू बल्ब की रेटिंग। क्या लिखें दोस्तों? बल्ब की रेटिंग बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल विभव। कुल विभव। तो दोस्तों, यहाँ n जो है बल्बों की संख्या हो जाएगी और बल्ब की रेटिंग क्या है उससे गुणा करेंगे और टोटल विभव को हम इधर लिख देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, हमें n बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है। बल्ब की रेटिंग कितनी दी है दोस्तों? हमें 2 वोल्ट दी है। हमें टोटल वोल्टेज दिया गया है 110 वोल्ट। तो दोस्तों, इसमें अब n बराबर क्या हो जाएगा? 110/2। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 55। तो दोस्तों, ये 55 जो आया है वो क्या आया है? बल्ब की संख्या आई है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो हम जो है एक सीरीज में 55 बल्ब हम जोड़ सकते हैं 2 वोल्ट की रेटिंग के। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। 55 बल्ब हम सीरीज में जोड़ सकते हैं 2 वोल्ट के। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। वो आपको बल्ब की रेटिंग देता है और एक वोल्टेज दे देता है, टोटल वोल्टेज, और उससे हमें पूछता है कि हमें बल्बों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, चार्ज करते समय लेड एसिड इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? यह घट जाता है, यह बढ़ जाता है, वही रहता है, यह वाष्पित हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी हम जो है लेड एसिड इलेक्ट्रोलाइट जो है जब हम चार्ज करते हैं तो वो क्या हो जाता है? इसका विशिष्ट गुरुत्व क्या है दोस्तों? ये विशिष्ट गुरुत्व जो है क्या हो जाता है? इसका इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विशिष्ट गुरुत्व क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। साथ में दोस्तों, जो इसका जो सेल होता है उसका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा चार्ज करेंगे तो। और साथ में इसका जो विशिष्ट घनत्व है, क्या दोस्तों? विशिष्ट घनत्व। साथ ही में इसका विशिष्ट घनत्व भी बढ़ जाता है। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। तो क्या क्या हो जाएगा? चार्ज करते समय हमें लेड एसिड जो सेल रहते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। एक आपको याद रखना है। दूसरा, इसका ईएमएफ भी बढ़ जाता है और इसका जो विशिष्ट घनत्व है
ये भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तीनों आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के कंड्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पीवीसी कंड्यूट पाइप, एसएस कंड्यूट पाइप, एमएस पाइप, गैल्वेनाइज्ड रिगिड कंड्यूट पाइप। तो दोस्तों जो ऑप्शन जो डी दिया गया है, इस प्रकार के पाइप का उपयोग हम औद्योगिक वायरिंग के लिए उपयोग में करते हैं। मतलब गैल्वेनाइज्ड रिगिड कंड्यूट पाइप जो है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? औद्योगिक वायरिंग में। तो इसका ऑप्शन जो डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार के जो कंड्यूट पाइप होते हैं, इनकी जो लंबाई है दोस्तों 10 से कितनी होती है दोस्तों? 10 से 20 फुट होती है इनकी लंबाई। तो ये जो कंड्यूट पाइप जो होते हैं दोस्तों, केबल को इंजरी होने से बचाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणक होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो होता है हमारा पावर फैक्टर, जो होता है हमारा जो वास्तविक शक्ति और जो हमारी आभासी शक्ति होती है, उसका दोस्तों क्या होता है? ये रेशियो होता है। और दोस्तों अगर वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति दोनों बराबर पाई जाएंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों अगर बराबर होंगी तो दोस्तों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और हमारा पावर फैक्टर कितना मिलेगा दोस्तों? हमें 1 मिल जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन जो डी दिया गया है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों पावर फैक्टर हमारा क्या होता है? वास्तविक शक्ति अपन आभासी शक्ति का अनुपात ही क्या होता है? हमारा पावर फैक्टर होता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो कट के एक हमें 1 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो डी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पावर फैक्टर है, उसको अगर हम एसी शक्ति के लिए अगर हम दिखाएंगे तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पावर फैक्टर एसी शक्ति के लिए पूछ ले तो इस फॉर्म में पूछेगा R/Z, मतलब प्रतिरोध अपॉन इम्पीडेंस का रेशो जो है क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर कहलाएगा। दोस्तों इसी में एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर देता हूँ। पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है दोस्तों 0 से और 1 के बीच में होती है। हमेशा आप ये याद रखना है, पावर फैक्टर की वैल्यू कितने से कितने तक के बीच में होती है? तो 0 से और 1 के बीच में होती है। 0 जो है इसका मिनिमम पावर फैक्टर कहलाएगा और 1 जो है इसका कितना क्या कहलाएगा? मैक्सिमम पावर फैक्टर कहलाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन बन गए हैं। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। प्रतिरोध और इम्पीडेंस का अनुपात भी पावर फैक्टर कहलाता है। आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति अगर बराबर हो जाएं तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3 फेज के लिए संतुलित और असंतुलित दोनों की तरह विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटरों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन में दिए गए हैं 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों 3 फेज के लिए हमेशा आप याद रखेंगे कि जो है ऑप्शन सी इसका जो दिया गया है, मतलब 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। मतलब 3 फेज के लिए संतुलित और असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए हमें कम से कम 2 वाट मीटरों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रांसफार्मर कार्य सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो फ्रिक्वेंसी, म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एडी करंट, फोटो रेडिएशन। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, डीसी मशीन के डॉट 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 भाग में सबसे अधिक एडी करंट की क्षति होती है। ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र पोल्स में, ऑप्शन बी कम्यूटेटिंग में, ऑप्शन सी आर्मेचर में, ऑप्शन डी योक में। तो दोस्तों जो डीसी मशीन है उसका जो आर्मेचर होता है उसमें सबसे ज़्यादा एडी करंट की क्षति होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, यदि वोल्टेज को एसी मेंस में खुले स्विच के अक्रॉस मापा जाता है तो मीटर पड़ेगा। तो दोस्तों जो अपने बाहर जो स्विच लगे होते हैं सॉकेट, उनमें अगर हम वोल्टेज को अगर मेजर करते हैं तो हमारा मीटर जो है 230 वोल्ट की रीडिंग देगा। इसका मतलब हमारे जो घरों में जो सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। इसका मतलब हमारा जो एसी जो 230 वोल्ट है वो हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे घरों में 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई हमारे घरों में आती है, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, बी एच वक्र में एच दर्शाता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन सी है चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन डी है रिलक्टेंस। दोस्तों जो बी एच वक्र जो होता है उसमें जो है एच जो है क्या दिखाता है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को दिखाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको दिखाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एच तो क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को दिखाता है। और बी क्या दिखाता है दोस्तों? इसमें फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है, जिसमें ऑप्शन ए में जो दिया गया है उसको क्या दिखाता है? बी दिखाता है।
BH वक्र क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में एक कर्व बनाया जाता है, वो BH वक्र कहलाता है, जिसमें H मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, जबकि B जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, एक इलेक्ट्रिक आयरन में तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, ऑप्शन बी थर्मोकपल, ऑप्शन सी थर्मिस्टर, ऑप्शन डी बाई मेटलिक स्ट्रिप। तो दोस्तों जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम बाई मेटलिक स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। द्विधात्विक पत्ती जो होती है उसका उपयोग हम करते हैं। इसका मतलब है ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बाई मेटलिक स्ट्रिप किस तरह से काम करते हैं बताता हूँ। तो दोस्तों जो बाई मेटलिक स्ट्रिप होती है, एक ये सीधी पत्ती होती है जो कि 2 मेटल से बनाई जाती है। ये जो फिक्स तापमान के बाद में दोस्तों मुड़ जाती है और कनेक्शन पॉइंट क्या हो जाते हैं दोस्तों, ओपन हो जाते हैं और सर्किट ब्रेक हो जाता है। दोस्तों इसमें जैसे सीधी पत्ती होती है ये, तो जैसे ही टेम्परेचर को प्राप्त करती है दोस्तों ये, तो दोस्तों इस प्रकार से ये मुड़ जाती है। तो इस यहाँ पर जो कोई कॉन्टैक्ट हमारे बने हुए थे वो कॉन्टैक्ट दोस्तों कट हो जाते हैं इससे। तो इस प्रकार से यह दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिचार्जेबल शुष्क सेल नहीं है? नंबर ए लिथियम आयन, नंबर बी एल्काइन, नंबर सी निकल कैडियम, ऑप्शन डी निकल मेटल हाइड्राइड। दोस्तों इसमें ऑप्शन जो बी दिया गया है एल्काइन क्षारीय, तो दोस्तों ये है जो है शुष्क सेल है जो कि रिचार्जेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इस्पात के खंभों को किससे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है? ऑप्शन ए जंग, ऑप्शन बी ग्राउंडिंग, ऑप्शन सी दीमक, ऑप्शन डी बंधक। तो दोस्तों जो इस्पात के जो स्टील के जो हमारे खंभे होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इन पर पेंट कर देते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक धारा नियंत्रित उपकरण है? ऑप्शन ए बीजेटी, ऑप्शन बी आईजीबीटी, ऑप्शन सी जेएफईटी, ऑप्शन डी मॉसफेट। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा बीजेटी जो है दोस्तों क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, मतलब एक हमारा धारा नियंत्रित उपकरण है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा जो है बीजेटी। तो दोस्तों आईजीबीटी जो होता है दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। और जेएफईटी जो होती है दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, ये भी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और हमारा मॉसफेट भी एक क्या है दोस्तों, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जबकि ये जो बीजेटी है वो क्या है दोस्तों, हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है दोस्तों हमारा बीजेटी। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, एक डीसी सीरीज मोटर के लिए सबसे उपयुक्त है? पंच प्रेसेस, लेथ, क्रेन्स, पंप। तो दोस्तों जो डीसी सीरीज मोटर के लिए सबसे उपयोग में जो है हमारा ऑप्शन सी जो दिया गया है क्रेन, हमारे इसके लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। सीरीज मोटर का टॉर्क दोस्तों क्या होता है, बहुत ही हाई होता है दोस्तों, ये भी याद रखना है दोस्तों। सीरीज मोटर का टॉर्क होता है हमारा क्या होता है, हाई होता है। और दोस्तों सीरीज मोटर जो है क्रेन और जो हमारे ट्रैक्शन जो होता है, ट्रैक्शन बोले तो मतलब जो हमारे रेल में जो लगाते हैं हमारे रेलगाड़ी में उसमें, और लिफ्ट में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। कई बार क्रेन की जगह ये हमें ट्रैक्शन या रेल दे देगा या लिफ्ट भी ऑप्शन में दे सकता है। और स्टार्टिंग टॉर्क भी इसका हाई होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, 3 पॉइंट स्टार्टर के लिए उपयुक्त होते हैं? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए, शंट मोटर के लिए, शंट एंड सीरीज मोटर के लिए, कंपाउंड एंड सीरीज मोटर के लिए। तो दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग हम करते हैं शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए, मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग तो मैंने बता दिया आपको किस में करते हैं, शंट और कंपाउंड में। और दोस्तों बात आती है हमारी 2 पॉइंट स्टार्टर की। तो दोस्तों 2 पॉइंट स्टार्टर जो है हम डीसी सीरीज मोटर में इसका उपयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो हमारा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, उसका उपयोग हम किस में करते हैं दोस्तों, डीसी शंट मोटर में उपयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया डीसी शंट एंड कंपाउंडर के लिए, 2 पॉइंट हो गया डीसी सीरीज के लिए, और 4 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए हो गया, डीसी शंट मोटर के लिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार रिपीट भी हुए हैं, ये तीनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नियत वोल्टेज चार्जर में मदद करता है? ट्रिकल चार्जिंग, बूस्ट वोल्टेज, फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी हमें दिया गया है फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों जो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर हमारा हेल्प करते हैं, फास्ट चार्जिंग में हमारा हेल्प करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फास्ट चार्जिंग हमारा
नियत वोल्टेज चार्जर में मदद करता है। दोस्तों जो कांस्टेंट वोल्टेज जो फास्ट चार्जिंग होती है दोस्तों, इसमें जो है हमारा टाइम लगभग क्या हो जाता है दोस्तों, टाइम हमारा इसमें लगभग आधा हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, जीवन समर्थन प्रणाली के लिए किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति का अनिवार्य है। तो दोस्तों जो हमारा जो होता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होता है, जिसको हम जीवन समर्थन प्रणाली बोलते हैं, जो कि हमारे हॉस्पिटल जो होते हैं, अस्पताल में इनका उपयोग किया जाता है, तो उसमें किस प्रकार की सप्लाई की अनिवार्य होती है वो बताना है हमें। तो इसमें स्टेबलाइजर ऑप्शन ए में दिया गया है, आरपीएस, यूपीएस या पीडीएमएस। तो दोस्तों ऑप्शन जो हमारा सी दिया गया है यूपीएस, यूपीएस का उपयोग हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम में भी इसका उपयोग करते हैं, मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। दोस्तों इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, तो दोस्तों अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 19, 50 हर्ट्ज के एक ज्यावक्रिय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल आरएमएस मान 200 वोल्ट है, तो इसका अधिकतम मान और कोणीय वेग कितना होगा। तो दोस्तों हमें एक वोल्टेज दिया गया है जिसकी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू हमें 200 वोल्ट दी गई है। तो हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, अधिकतम वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब हमें मैक्सिमम वोल्टेज ज्ञात करना है। दोस्तों मैक्सिमम वोल्टेज बराबर क्या होता है हमारा, √2 इंटू वी आर एम एस। तो दोस्तों √2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.414 इंटू वी आर एम एस कितना दिया गया है दोस्तों, हमें 200 दिया गया है यहाँ पर। दोस्तों इसको सॉल्व करने पर हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा दोस्तों, 282.8 वोल्ट। दोस्तों हमारा वोल्टेज जो है मैक्सिमम वोल्टेज हमारा आ गया है 282.8 वोल्ट, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, बाकी ऑप्शंस में नहीं मिल रहा है। और दोस्तों जो इसका कोण है उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका कोणीय वेग है दोस्तों, कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2πf। एफ यहाँ पर दोस्तों फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति, जो कि हमें 50 हर्ट्ज दी गई है क्वेश्चन में। तो दोस्तों 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 3.14 इंटू 50। तो दोस्तों 50 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 को 3.14 से करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 314 आ जाएगा इसका, 314 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड दोस्तों कोणीय जो वेग होता है उसकी यूनिट होती है। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों 282.2 वोल्ट। जो इसका मैक्सिमम मान इसने पूछा था हमसे कितना दोस्तों, मैक्सिमम मान हमने ज्ञात कर लिया कितना, 282.8, और हमारा कोणीय वेग कितना आ गया 314, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। बी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, √2 इंटू वी आर एम एस, और कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ओमेगा बराबर 2πf। एफ यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, जो कि रेडियन पर सेकंड में इसका मात्रक होता है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम से पूछ ले जाते हैं। इस प्रकार के जो है नॉर्मल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक मल्टीमीटर नहीं माप सकता है वोल्टेज को, आवृत्ति को, प्रतिरोध को, करंट को। तो दोस्तों जो ऑप्शन जो बी दिया गया है, ऑप्शन बी फ्रिक्वेंसी, तो दोस्तों मल्टीमीटर फ्रिक्वेंसी को नहीं मापता है। दोस्तों मल्टीमीटर जो है हमारी वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट, इन तीनों बेसिक जो होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स, उनको मेजर करता है मल्टीमीटर, लेकिन फ्रिक्वेंसी को मेजर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के अनुपात को क्या कहते हैं, शक्ति गुणक, पावर फैक्टर, पावर फॉर्म फैक्टर, या रूप गुणक, या एम्पलीट्यूड आयाम। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का जवाब आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, R/Z का रेशो क्या कहलाता है, ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि R/Z जो होता है रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस का अनुपात क्या होता है। तो ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरी क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है और आप टेक्निकल पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। और आपको अगर इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर नए अपडेट्स तुरंत मिल जाएँ। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।